नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ रासो काव्य परंपरा पर चर्चा के लिए। रासो काव्य परंपरा स्नातक सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए रासो काव्य परंपरा पर चर्चा शुरू करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सभी वीर गाथाएं रासो नाम से जुड़ी हैं और उनके नाम के पीछे रासो शब्द लगा हुआ है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तांसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है, परंतु अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से भी जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है, जिसका अर्थ काव्य के रूप में लिया गया है। चंद्रबली पांडे ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानी है, जिसका अर्थ रूपक के एक भेद से है। अनेक विद्वान हैं जो रासो की व्युत्पत्ति रासक से मानते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार घोटक से घोड़ा या घोड़ों का विकास हुआ, उसी प्रकार रासक से रासो या रासा का विकास हुआ होगा। सर्वप्रथम रासक शब्द का प्रयोग संदेश रासक में मिलता है। बाद में चलकर इसी रासक के आधार पर रासो ग्रंथों की रचना हुई। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इस विषय में लिखते हैं कि पहले गेय काव्य को रासक कहते थे, पीछे इसका प्रयोग चरित्र काव्य और कथा काव्य के लिए प्रयुक्त होने लगा। रासो या रासक शब्द का निर्माण रास शब्द से माना जा सकता है, जिसका संबंध नृत्य से था। बाद में रास में नृत्य के साथ साथ गायन भी शामिल हो गया। एक तरह से देखें तो रासों का क्रमशः विकास रस, रास, रासक, रासो माना जा सकता है। रासो काव्य मुख्यतः वीर गाथात्मक काव्य हैं और इन रासो ग्रंथों का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। रासो काव्य परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हिंदी साहित्य में दो तरह के रासो काव्य देखने को मिलते हैं। एक तो वैसे रासो काव्य जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से संबंधित हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि। दूसरे रासो काव्य वे हैं जिनका संबंध लोक प्रचलित कथाओं से है, जैसे संदेश रासक। रासो काव्य परंपरा पर हम एक नजर डालते हुए सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि काव्य भी माना जाता है। इसके रचयिता पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई हैं और इसका कथानक दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो के आज 4 संस्करण उपलब्ध हैं, इसलिए यह काव्य प्रामाणिकता की कसौटी पर अभी भी संदेह के घेरे में है, परंतु अपनी प्रबंध योजना और काव्य कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट काव्य है। इस काव्य में श्रृंगार रस एवं वीर रस का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। महाकवि चंदबरदाई पृथ्वीराज के अंतरंग सखा थे, साथ ही राजकवि एवं सामंत भी थे। चंदबरदाई षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष आदि में दक्ष थे और वे पृथ्वीराज के एकमात्र अभिन्न सखा थे। सभा, युद्ध, आखेट आदि विभिन्न स्थलों पर पृथ्वीराज के साथ वे बराबर जाते थे। और चंदबरदायर पृथ्वीराज के संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण की सूचना मिलते ही कांगड़ा दुर्ग के सामंत हाहुली हमीर को मना लाने के लिए पृथ्वीराज ने
चंद्रबरदाई को भेजा, किंतु हम्मीर ने चंद को धोखे से जालंधरी देवी के मंदिर में बंद कर दिया और स्वयं गोरी की सहायता के लिए चला गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज पराजित हुए और गोरी ने उन्हें गजनी के अंध कारागार में बंद करवा दिया। और इधर जालंधरी देवी के मंदिर से मुक्ति पाकर कवि चंद्रबरदाई दिल्ली आए और 2.5 महीने में रासों की रचना की। शेष रचना अपने पुत्र जलहण को सौंप वे योगी वेश में गजनी चले गए। वहां उन्होंने पृथ्वीराज द्वारा लोहे के 7 तवे बेधे जाने के अद्भुत कौशल का वर्णन गोरी से किया और गोरी उसकी बात सुनकर सहमत हो गया। निश्चित समय पर पृथ्वीराज ने कान तक धनुष की डोरी खींचकर बाण चलाया, जो सुल्तान गोरी के दांत, रसना, तालू आदि को बेधता हुआ पार निकल गया। फिर कथा कुछ इस प्रकार है कि गोरी के अंगरक्षक मीर और खान ने चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो दोनों को समाप्त करने के लिए दौड़ लगाई, परंतु पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई दोनों ने उनके आने से पहले ही एक दूसरे को कटार मारकर इस संसार से विदा ले ली। तो इस तरह से चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज दोनों की वीरता की कथा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य है, जिसमें मानव चेतना की अनुभूति की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस ग्रंथ में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का ही बहुत सुंदर चित्रण है। एक तरह से कहें तो पृथ्वीराज रासो में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण आदर्श एवं दर्प की कथा वर्णित है। यह कथा 69 समयों में वर्णित है। इसमें पृथ्वीराज के जन्म से मृत्यु पर्यंत संघर्ष एवं युद्ध की कहानी है। अतः यह जो काव्य है मूलतः वीर रस प्रधान काव्य है और इसमें तत्कालीन आदर्श और वीरत्व का सुंदर चित्रण है। वीर रस के साथ ही श्रृंगार के दोनों रूपों का संयोग और वियोग दोनों का ही इसमें वर्णन देखने को मिलता है। एक बात और है, वह यह कि पृथ्वीराज रासों में छंदों का प्रयोग सशक्त रूप में हुआ है। 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। और डॉक्टर नामवर सिंह इस संबंध में कहते हैं कि हिंदी में चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है इस ग्रंथ के आधार पर। तो पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रासो काव्य परंपरा में एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है खुमान रासो। खुमान रासो भी एक संदिग्ध रचना मानी जाती है। अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ की रचयिता दलपति विजय को मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि खुमान रासो किसी अज्ञात नामा भट्ट की रचना है। जो भी है, रासो काव्य परंपरा में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। दलपति विजय के बारे में कहा जाता है कि दलपति विजय चित्तौड़ पर शासन करने वाले खुमान द्वितीय का समकालीन था और दलपति विजय ने अपनी पुस्तक खुमान रासो में खुमान द्वितीय और खलीफा अलमामू के युद्धों का वर्णन किया है, पर इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अतः इसकी जो काल सीमा है वो निश्चित नहीं की जा सकी है, अभी भी मतभेद है। रासो काव्य परंपरा में एक तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है परमाल रासो, जिसे कि आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता कालिंजर के राजा परमाल देव के दरबारी कवि जगनिक माने जाते हैं। इस ग्रंथ में महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है, यानी कि आल्हा और उदल की वीरतापूर्ण 52 लड़ाइयों का इसमें वर्णन मिलता है। इस रासो काव्य को आला खंड के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसे भीड़ भरी महफिलों में रात में गाया जाता था। अभी भी कई जगहों पर आल्हा गाने की परंपरा है। आल्हा पृथ्वीराज रासो के बाद जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वह यह
आल्हाखंड ही है, परमाल रासो ही है। आल्हाखंड एक तरह से इसको देखा जाए कि गाने का समय इसका, तो आल्हाखंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है और अनेक परिवर्तनों के बावजूद यह ग्रंथ रसिकों को आह्लादित करने में आज भी सक्षम है। और इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ साथ कथा का प्रवाह जो है अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। अब भी आल्हा छंद के जो गाने वाले हैं उनको अल्हैत कहा जाता है और भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये मिल जाते हैं अब भी गाते हुए। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इतनी थी कि वाटरफील्ड ने इसके कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। रासो काव्य परंपरा में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो के बाद इसको भी एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसके रचयिता जो है नरपति नाल हैं। इस ग्रंथ में समय के साथ साथ अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी का कहना है कि 500 छंदों में से केवल 128 छंदों को प्रामाणिक माना जा सकता है और शेष जो छंद हैं वो प्रक्षिप्त हैं। इस ग्रंथ में अजमेर के शासक बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इस ग्रंथ में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को बहुत ही मार्मिक रूप से दिखाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1212 विक्रम संवत में इसका समय मानते हैं। उनका कहना है कि 1212 विक्रम संवत में लगभग में यह लिखा गया। यह तो निश्चित है कि बिसल देव रासो के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन कवि नरपति नाल हैं और मुक्तक गीति काव्य के सर्वश्रेष्ठ नमूने के रूप में यह रचना की गई है। और इसमें कवि का जीवन वृत्त अप्राप्य है, क्योंकि न तो इसमें कहीं पर कवि ने अपने विषय में चर्चा की है, न ही कुछ पदों से उनके परिचय का पता चलता है। नरपति नाल बिसल देव के समकालीन थे और बिसल देव की रचना 4 खंडों में की गई है। प्रथम खंड में सांभर के राजा बिसल देव का मालवा राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह संपन्न होना दिखाया गया है। द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूठना और घर बार छोड़कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना दिखाया गया है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है और बिसल देव का उड़ीसा से लौट आना वर्णित है। चतुर्थ खंड में भोज का अपनी पुत्री को घर लिवा जाना और बिसल देव का वहां जाना और राजमती को विदा कराकर चित्तौड़ लाना, इन सारी घटनाओं का वर्णन है। एक तरह से देखें तो श्रृंगार रस का प्राधान्य है और इसमें अपने चरित्र नायक के शौर्य आदि गुणों के साथ प्रेम कथा का भी वर्णन कवि ने किया है और यही कारण है कि यह ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो थोड़ी सी अपभ्रंश मिश्रित है। रासो काव्य परंपरा में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह है संदेश रासक। संदेश रासक के जो कृतिकार हैं वे अदहमान कहे जाते हैं, यानी अब्दुल रहमान, और इनका समय आलोचकों ने 12वीं शताब्दी निश्चित किया है और कबीर की तरह ये भी जुलाहा परिवार से संबद्ध थे और ये प्राकृत एवं संस्कृत के विद्वान थे। संदेश रासक श्रृंगार प्रधान खंड काव्य है। इसमें एक बिरहणी के विरह का चित्रण किया गया है। यह मध्यकालीन श्रृंगारी परंपरा पर लिखा हुआ दूत काव्य है। संदेश रासक में 3 प्रक्रमों में विभक्त 223 छंदों की रचनाएं हैं। इसमें दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है और भाषा की दृष्टि से यह संक्रांतिकालीन भाषा का परिचायक है। संदेश रासक मूलतः श्रृंगार रस प्रधान रचना है और कहा जा सकता है कि वियोग श्रृंगार का इसमें मार्मिक वर्णन मिलता है। रासो काव्य परंपरा में एक और ग्रंथ है विजयपाल रासो। इसके रचयिता जो है नल सिंह भाट हैं। इसमें विजयपाल की वीरता का वर्णन है और यह एक वीर रस प्रधान रचना है। इस तरह से रासो काव्य परंपरा में हम देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जिसे कि आल्हाखंड या आल्हाखंड कहा जाता है, बिसल देव रासो, खुमान रासो, संदेश रासक, विजयपाल रासो आदि
महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। धन्यवाद।